नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का सबूत किसका हिंदुत्व मजबूत। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई क्या 2024 की अंगड़ाई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुत्व के दम पर अपना आधार बनाने और बढ़ाने वाली दो पार्टियां आज आमने सामने हैं और एक दूसरे के हिंदुत्व को कमतर दिखाने की खूब कोशिश की जा रही है। बीजेपी शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठा रही है तो उद्धव बीजेपी को बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रही है और घंटाधारी और गदाधारी का अंतर समझा रही है। नौबत यहां तक आ गई है। हनुमान चालीसा पर सियासत के बाद राजद्रोह पर भी सियासत खूब गर्म है और खूब बढ़ती ही जा रही है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का जेल में आजकल दिन रात गुजर रहे हैं और वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जमानत याचिका पर आज सुनवाई भी होनी। हाईकोर्ट से उनको झटका लगा है, सेशन कोर्ट से उम्मीद है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में चल रही है सियासी कुश्ती क्या 2024 के लिए है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ चर्चा। हमारे साथ मौजूद होंगे जमीन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन, प्रभाकर मिश्रा और इंद्रजीत सिंह। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज बजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे कातुर, पूर्ण मुंडा। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आलात तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। जिस प्रकार से मोहित कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बताइए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? देखिए, अब ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं। संजय राउत का आपने बयान सुना, बिल्कुल भड़काऊ बयान है। ऐसा इसमें सिर्फ संजय राउत नहीं, इस लिस्ट में तमाम नेता हैं। तो आप देख रहे हैं कि अजान और ये हनुमान चालीसा की लड़ाई कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ 2024 चुनाव के लिए हो रहा है। पैनल हमारे साथ मौजूद है। श्वेता शालिनी जी जुड़ गई हैं, बीजेपी महाराष्ट्र स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर वागीश सारस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं MNS के, और किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ होंगे, शिवसेना स्पोक्स पर्सन। साथ ही मेरे दो सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे अयोध्या से, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से और इंद्रजीत सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, मैं आपके पास आ रही हूं। अब तक जो मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, अजान से लेकर हनुमान चालीसा तक और राजद्रोह तक, सारा अपडेट जल्दी से बताइए हमें। जी बिल्कुल, जो अब तक हुआ है वो हिंदुत्व पे आपने देखा कि किस तरह से बयानबाजी चल रही है और किस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर नौबत यहाँ तक आ गई कि जेल जाना पड़ा और राजद्रोह का केस हो गया है। लेकिन जो इस मामले में आज जो राणा दंपत्ति हैं उनके बेल पर सुनवाई है और सेशन कोर्ट में बेल पर सुनवाई होगी, क्योंकि जो निचली अदालत में उनके बेल पर सुनवाई होनी थी वो 29 तारीख को होनी थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। लेकिन जो राजद्रोह की धारा है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसमें जमानत नहीं दे सकता, मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुन सकता। तो इसलिए आज जो है उनके वकील वहां से जो उनकी जो याचिका है जमानत की उसको विड्रॉ करेंगे और उससे पहले उन्होंने जो जमानत याचिका है सेशन कोर्ट में लगा दी है। कल आपने देखा कि कल हाई कोर्ट में उन्होंने FIR रद्द करने की याचिका डाली थी, लेकिन उसको जो FIR रद्द करने की याचिका डाली थी उसको जो हाई कोर्ट ने
रद्द कर दिया। तो कहीं न कहीं कल हाई कोर्ट से उनको कोई बड़ी राहत नहीं मिली। हाँ, एक राहत जरूर मिली थी कि जो दूसरी FIR है 353 के तहत, उसमें गिरफ्तार करने से पहले 72 घंटे की पुलिस को नोटिस देनी होगी, क्योंकि उनके वकीलों को लगातार ये डर सता रहा था कि जैसे ही इस केस में उनको जमानत मिलती है, दूसरे केस में पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। तो अब जो ये मामला है वो काफ़ी आगे निकल गया है। दूसरी बात यह है कि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली होनी थी, उसको लेकर आज टीजर भी लॉन्च किया था MNS ने। कहीं न कहीं उससे भी कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था, और यही कारण बताते हुए वहाँ पे धारा 144 औरंगाबाद में 7 मई तक लगाई गई है, यानी कि उनको जो सभा की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अगर सभा होती तो हो सकता है कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर पहले से ही शिवसेना भी पहले ये आंदोलन कर चुकी है। इसके अलावा MNS शायद उस मुद्दे को और हवा दे सकती थी, और चूंकि अजान और हनुमान चालीसा का मामला चल रहा है और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है एक समुदाय की काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बवाल बढ़ने की ज़्यादा संभावना थी। शायद इसको देखते हुए जो वहाँ की पुलिस है वहाँ धारा 144 लगा दी है, और उनको वहाँ पर अब सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओके राजीव रंजन, मैं आपका जल्दी से रुक करना चाहूंगी। राजीव, लगातार हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि चुनाव के चलते ये हो रहा है, तो अब क्योंकि अब देखिए ये लड़ाई कहां तक आ गई है, क्या कहा जा रहा है, गदाधारी, घंटाधारी, और हमें दादागिरी तोड़नी भी आती है, राजद्रोह के मामले पर बवाल मचा हुआ है, हनुमान चालीसा अजान का मुद्दा कितना बड़ा हो गया है। तो क्या ये जो रास्ता है 2024 के लिए बनाया जा रहा है क्या राजीव? देखिए विपनेश, अभी जो इंद्रजीत बात कह रहे थे, औरंगाबाद को संभाजी नगर करने की बात बाला साहब ठाकरे ने की थी, और उसको हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी, और मामला तभी से फंस गया था। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद इस दिशा में काम करना चाहते थे, औरंगाबाद का अपने पिताजी की तर्ज पर वो संभाजी नाम रखना चाहते थे, लेकिन गठबंधन दलों में इसको सहमति नहीं हुई। अब जिस तरह की बात मैंने कल भी कही थी, ये बात सिर्फ अजान और हनुमान की नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के अंदरूनी खाने की खींचतान से भी ये जुड़ा हुआ है। अभी उद्धव ठाकरे ने जो कहा, दरअसल अब बात अजान की ख़त्म हो गई। विपनेश, अगर आप देखें तो अब अजान की बात नहीं ख़त्म हो गई, अब बात आ गई हनुमान चालीसा पर कि किसको कितना हनुमान चालीसा याद है, कौन पढ़ सकता है, कौन कहाँ पढ़ सकता है, कहाँ नहीं पढ़ सकता है। जैसे कि अजान के बारे में या नमाज के बारे में कहा जाता है कि उसकी नियत जगह है, यहाँ नहीं पढ़ा जाना चाहिए, वहाँ नहीं पढ़ा जाना चाहिए, तो हनुमान चालीसा की भी कुछ नियत जगह है। आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं, मंदिर में पढ़ सकते हैं, किसी के घर के सामने पढ़ सकते हैं कि नहीं, किसी मस्जिद के सामने पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी बात, ये जो हिंदुत्व को लेकर के गदाधारी, घंटाधारी, मैं बड़ा हिंदू, मैं ज़्यादा हनुमान चालीसा, मुझे ज़्यादा याद है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह, और ये सब चीज़ें जो आप देख रही हैं, अब वो अजान धीमे हो गई, अब हनुमान चालीसा आगे आ गया, और अब ये कहानी ये हो रही है कि कौन ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व है। देश के हिंदू जननायक कहे की उपाधि MNS के लोग राज ठाकरे को देने लगे। ये सब एकाएक 15 दिनों के भीतर हुआ है, और ये तभी हुआ है जब ये तय हुआ है कि BMC का इलेक्शन कब होगा। मैं रोज़ कहता हूं कि ये BMC का इलेक्शन कब होगा, ये तभी से बातें शुरू हुई हैं। महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, देखिए मैं अयोध्या में हूँ, दुनिया का सबसे पेचीदा मुकदमा 1948 में जो अदालत में गया और उसका 2019 में फैसला आया, सबसे ज़्यादा पेचीदा मुकदमा दुनिया का कहा जा रहा था। 2 धर्मों के बीच में सबसे बड़ी रार वाला मुकदमा ये कहा जा रहा था, और जब 2019 में फैसला आया, आपको याद है, उसके बाद पूरे देश ने, इंक्लूडिंग मुसलमानों ने, माइनॉरिटी ने, उस पूरे फैसले को उसी तरह से स्वीकार किया। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, और हिंदू मुस्लिम पर राजनीति या आप कहिए रार करने की शुरुआत इसी अयोध्या से शुरू हुई, इसी अयोध्या के मसले से शुरू हुई। हालांकि उस पर अयोध्या में कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई विवाद, कोई चीज़ें नहीं हुई, लेकिन यहाँ से पूरे देश में राजनीति हुई। न जाने कितनी सरकारें बनी, न जाने कितनी सरकारें गईं इसी के ऊपर, और इस पर राजनीति होती रही, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले को लेकर। एक बार जब इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो लगा कि देश में अब शायद हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो जाएगी, शायद हमेशा के लिए सांप्रदायिक मुद्दा जो था वो अब चुनाव में ख़त्म हो जाएगा, शायद अब आगे आने वाले चुनाव में हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसी को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अफसोस कि ये कतई नहीं हुआ। उसके ख़त्म होने के बाद
कभी तो रमजान का, कभी तो दिवाली का, कभी तो शमशान का, कभी कब्रिस्तान का, कभी 80-20 का, कभी अजान का, कभी हनुमान का करते हुए पिछले 3 वर्षों में अयोध्या का मामला शांत होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पिछले 3 वर्षों में अगर आप देखें देश के किसी कोने में कोई चुनाव हो रहा है तो उसका मुद्दा कहीं ना कहीं से इसी तरह का निकाल करके ले आया जा रहा है और फिर उसी तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है और उसी तरह की राजनीति को हवा दी जा रही है। राज ठाकरे जो कट्टर हिंदुत्व की छवि को लेकर के अभी उभरे हैं, उन्होंने हमेशा क्षेत्रीयतावाद की राजनीति की, उन्होंने हमेशा उत्तर भारतीयों के खिलाफ वहां पर आंदोलन किया, लेकिन जब वो उनका कार्यक्रम नहीं चला, जब उससे उनको महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी सफलता उस तरह की नहीं मिली, तो अब 2019 के महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में जो पहला चुनाव होने जा रहा है, जो बड़ा चुनाव है जिससे कि एक लिटमस टेस्ट होगा कि जो नया गठबंधन बन के सरकार बनी है वास्तव में महाराष्ट्र की जनता उसको नकार रही है या स्वीकार रही है, तो अब उस चुनाव से ठीक पहले राज ठाकरे ने ये बम फोड़ा अजान और हनुमान का। अब वो बम के छर्रे जगह जगह पहुंच रहे हैं। अजान का मामला तो बंद हो गया, अजान पर अब बात नहीं हो रही है, अब बात हनुमान चालीसा पर हो रही है। अब हिंदुओं में कंपटीशन हो गया है, अब शिवसेना में, बीजेपी और राज ठाकरे में कंपटीशन हो गया है कि हनुमान चालीसा कौन पढ़ने में आगे है और कौन हनुमान चालीसा पर ज़्यादा कट्टर तरीके से और ज़्यादा धारदार तरीके से बातें रख रहा है। राजीव सही कहा और इसीलिए हमने सवाल भी उठाया है कि क्या ये एक शुरुआत है? हम असली हिंदू, आप नकली हिंदू, तो क्या हिंदुत्व के एजेंडे पे ही 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा? ये जमीन तैयार हो रही है। जो कमिंग इलेक्शन है उस पर तो फोकस रहेगा ही, जिसका आपने जिक्र किया है। प्रभाकर मिश्रा, राजद्रोह का जो मामला राणा दंपत्ति पर दर्ज हुआ है, इसको लेकर भी खूब सियासत हो रही है। पार्टियां कह रही हैं जो उनके समर्थन में है, जिस तरीके से, जिस चश्मे से देख रही हैं कि ये सियासी चश्मे से उसको देख रही हैं कि सियासत के तहत ये सब कुछ हुआ है, तो क्या वाकई में, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये सच में सियासी राजद्रोह है या सच में ये मामला बनता था? कैसे, कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है इस मामले में? विपनेश, सेडिशन का कानून सियासी कानून हो गया है। जैसे कुछ दिन पहले लोग बोलचाल की भाषा में कहने लगे कि गाय एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक उसी तरह से सेडिशन चार्जेस, सेडिशन का कानून एक राजनीतिक कानून बन गया है। ये नई बात नहीं है। पिछले लगातार कई मामलों में आपने देखा होगा कि सियासत अपने हिसाब से, सरकारें अपने हिसाब से इस राजद्रोह के कानून को, धाराओं को लगाती हैं उनके खिलाफ जिनकी आवाज़ सरकार को पसंद नहीं होती है। वहाँ पर महाराष्ट्र में नवनीत राणा दंपत्ति को जो उनके खिलाफ लगा है, मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि अदालत को छोड़ते हैं, हम कानून की बात कर लेते हैं कि आईपीसी 1860 में आया था। 1870 में लॉर्ड मैकाले ने इस कानून को ब्रिटिश हुकूमत के अनुरूप, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो आलोचनाएं हो रही थीं उसे रोकने के लिए 1870 में आईपीसी में सेक्शन 124A यानी राजद्रोह का कानून को उस आईपीसी के कानून में घुसाया था। और उसके बाद बदस्तूर ये ब्रिटिश राज के प्रोटेक्शन के लिए इस कानून का इस्तेमाल होता रहा, भारतीयों के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, कवि तिलक के खिलाफ और जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल होता रहा। और खास बात ये कि आज़ादी के मिलते ही और आज़ादी के पहले भी महात्मा गांधी ने कहा था कि यह कानून इतना खतरनाक है, ये कानून इतना खराब है कि इसको कानून की किताब में नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू ने कहा कि ये इतना घिनौना कानून है कि इससे जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतना ही बेहतर है। और उसी गांधी और नेहरू के भारत में इस कानून का इस्तेमाल अपनी सियासी हितों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, अपने सियासी विरोधियों के लिए किया जाता रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये किसी भी एक पार्टी, किसी एक सरकार ने नहीं किया है। लंबा उदाहरण है, हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था, केदारनाथ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1962 में, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अपहेल्ड तो किया था, लेकिन कोर्ट ने उसमें यह भी कहा था कि इस कानून का उपयोग सोच समझ के किया जाना चाहिए। ये पहले तय होना चाहिए कि क्या वाकई राजद्रोह का कानून बनता है या नहीं बनता है। तो वो कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, इसलिए वो कानून रह गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें दी थी, नसीहतें दी थी, उसे किसी सरकारों ने नहीं माना, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं माना। उसके बाद लगातार इसका मिसयूज होता रहा है। अब एक बात और मैं कहता हूं कि जब भी कोई सरकार सत्ता में होती है, जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है, इस कानून की पैरवी करती है, जब वही पार्टी सरकार के बाहर चली जाती है तो उसे लगता है कि यह कानून
लोकतंत्र के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है। उदाहरण मैं देता हूं, ये बीजेपी भी इस कानून के खिलाफ थी, लेकिन अब इस कानून के पक्ष में है। राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था कि इस कानून को हट जाना चाहिए, क्या इस कानून को हटाने के लिए सरकार के पास कोई स्कीम है। उस समय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2019 में राज्यसभा में कहा था कि इस कानून की जरूरत है देशद्रोहियों के खिलाफ, जो लोग देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले हैं, जो देश के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस मामले में सेक्शन 153 और 153A आईपीसी की सेक्शन, वो धारा जो प्रिवेंटिव धारा है, जहां पर कोई बयान ऐसा देता है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, तो वैसा धारा, वैसे पहले उस मामले में मुकदमा दर्ज होता है, शिकायत दर्ज होती है, FIR दर्ज होता है, और उसके बाद उसी में इतनी छोटी सी धारा, इसे मैं छोटी सी धारा कह रहा हूं इसलिए कि सामान्यतः पुलिस प्रिवेंटिव मामलों, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर सेक्शन 153 और 153A में मुकदमा दर्ज करती है, और उसी में जब 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है, तब फिर वही बात आती है कि अब राजद्रोह का कानून एक सियासी कानून हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा था कि क्या अभी भी इस कानून की जरूरत है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कानून हटाया जाना चाहिए। वो मामला पेंडिंग है। और ये भी बताऊं कि स्वर्गीय विनोद दुआ ने मोदी सरकार के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का वहां पर मुकदमा दर्ज हो गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार चेतावनी दी थी। ये कहा था कि गलत ढंग से इस कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह के सेक्शंस को रद्द कर दिया था। तो ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बात समझ में आ गई होगी कि इस कानून की जरूरत है या नहीं है, या क्या ये कानून वाकई सियासी हितों के लिए और सियासी अपोनेंट्स को पनिश करने के लिए दिया जाता है। ये हमारे दर्शकों को आशा समझ में बातें आ गई होगी। बाकी बहस करने के लिए और कानून सही है या गलत ढंग से इसका इस्तेमाल हुआ, ये देखने के लिए हमारी अदालतें हैं। मामला हाई कोर्ट में जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, जो हाई कोर्ट बताएगा, वो हम रिपोर्ट करेंगे। आप सवाल पूछेंगे, हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था इस एडिशन के मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी। ओके प्रभाकर मिश्रा, मैं लौटूंगी। देखिए, लीगल एंगल, लीगल पहलू प्रभाकर मिश्रा से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। अब आइए मेहमानों का रुख कर लेते हैं और मैं सीधे आपके पास आ रही हूँ। किशोर तिवारी जी, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? मतलब संजय राउत कह रहे हैं कि थोड़ा सा खून बहा और दिल्ली तक पहुंच गए, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात चल रही है। उद्धव ठाकरे जो कि सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि दादागिरी को तोड़ना हमें आता है। आपकी ही सरकार है ना, राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, आपकी ही जिम्मेदारी है ना। ये कैसे बोले जा रहे हैं, भड़काऊ बयान एकदम। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। देखो, एक तो किरीट सोमैया आग में तेल डालने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंच गए, और अब हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो स्टेज मैनेज अटैक तो था नहीं, और उनको अगर गंभीर, पहले तो बोला गंभीर घायल हो गए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि कोई खरोच चेहरे पे आई थी। देखो, अब ये बात तो साफ हो गई कि जो एजेंडा बीजेपी लेके आई थी महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने का, उसका ही पार्ट नवनीत राणा और अपने रवि राणा है, और राज ठाकरे भी है। राज ठाकरे तो बहुत मायूस हो गए क्योंकि उनका एजेंडा ये बंटी बबली चोर के ले गए। तो देखिए, मैं प्रभाकर मिश्रा जी का सुन रहा था, मैंने तो मेरे जिंदगी में इतना अच्छा विश्लेषण सुना नहीं। बहुत अच्छे तरह उन्होंने बताया कि जो सरकार में रहता है वो तो कानून का मिसयूज करता है, लेकिन जब वो विपक्ष में जाता है तो उसको हटाने की बात करता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार पे लगा दिया था 124A। लेकिन इस प्रकरण में मैं प्रभाकर मिश्रा को बताना चाहता हूं कि 153 लगाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें तो मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र में ये दंगे कराना चाहते थे, और बीजेपी के जो विपक्ष के नेता है देवेंद्र फडणवीस, इनके इशारों पे ये काम कर रहे थे। तो एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। शायद और लोगों को भी अरेस्ट होने वाली है। तो मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस जिन्होंने ये सेक्शंस लगाए हैं, वो लोग अकाउंटेबल है,
और वो लोग इसका जवाब देंगे। लेकिन नहीं, मैं आप बता ये रहा कह हूं, रहे हैं जो भी उठता कि है, बीजेपी के जो भी इशारे उठता पर है, राणा वो- दंपति ने वहां पर ये बवाल काटा, बीजेपी के इशारे पर राज ठाकरे वहां पर एक्टिव हुए, तो इन सबके पीछे बीजेपी का हाथ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, केवल बीजेपी का ही हाथ है, क्योंकि 105 विधायक आने के बाद जो सरकार बनी नहीं, तो वो बड़े बेचैन और अस्थिर मनस्थिति में आ गए, और ये मानसिक विकार की बात है। ठीक मैं है एक बात और श्वेता तुमको शालिनी जी, बता डे देता वन हूं। से ये आरोप आप पर लग रहा है, डे वन से। और कल तो आपने उद्धव ठाकरे की स्टेटमेंट सुनी, काफी टाइम बाद बोले, चुप थे एकदम। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़नी है तो वेलकम है, आइए आराम से मेरे घर में आंगन में बैठकर पढ़िए, लेकिन दादागिरी आप दिखाएंगे तो उसको तोड़ना हमें आता है, दादागिरी नहीं चलेगी महाराष्ट्र में किसी की भी। ऐसा है विपनेश जी, बहुत सालों दादागिरी पहले तो महाराष्ट्र रही। में चली नहीं। आप किशोर जी चुप हो जाइए, अब मेरे मुझसे और प्रश्न कानून पूछा और गया है। व्यवस्था की सरकार है, तो आप चिंता मत कीजिए। शिवसेना के मातोश्री पर एक काम किया अगर कीजिए कोई विपनेश उंगली जी, किशोर उठाता जी है, एक मिनट रुक जाइए, श्वेता जी आपको आराम से सुन रही थी, सर मैं आऊंगी, उनको बोलने दीजिए, लेट अस स्पीक। श्वेता जी बोलिए, ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, श्वेता जी अपनी बात रखिए। ऐसा है, बहुत सालों पहले रहीम जी ने एक दोहा लिखा था कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दीन। तो ये जिस संगति में बैठे हैं ना शिवसेना और किशोर तिवारी जी, इनको ऐसी ही सोच आती है और इसीलिए इनका हिंदुत्व बदल गया है। कब गदाधारी तो भीम होते थे, क्या बता रहे हैं आप? आपके इतने सारे लोग जो नवनीत राणा को रोकने गए, वो लोग जो गुंडागर्दी कर रहे थे, वो आप उनको अपने सैनिक बुला रहे हैं? वो गुंडे थे जो नवनीत राणा एक महिला को रोक रहे थे सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। इन लोगों ने वो क्राइम दर्ज करवाया और उसके ऊपर एफआईआर बनाया जहां पर क्राइम हुआ ही नहीं। ऐसी कौन सी धारा आ गई है जिसमें क्राइम हुआ ही नहीं और इन्होंने धाराएं लगा दी? ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में साबित हो गया। क्या साबित हो गया? हाईकोर्ट में जो अपील रखी गई, वो किशोर तिवारी जी ने तो पढ़ना ही सोचा ही नहीं है कि उनको पढ़ना चाहिए। जमानत याचिका को रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने। बिल्कुल, जमानत याचिका उन्होंने डाली नहीं थी। 2 अलग-अलग एफआईआर थे। राणा दंपत्ति कह रहे थे कि आप दूसरा एफआईआर रद्द कर दीजिए और एक एफआईआर में दोनों जो हमारे सेक्शंस हैं वो लगाइए। और इसीलिए कोर्ट ने ये बात कही कि हम कोर्ट हैं, हम पुलिस नहीं है, और पुलिस की कार्रवाई में हम कोई भी ऐसा कानून पास नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसा जजमेंट पास नहीं करेंगे जिसमें हम एफआईआर रद्द करवाने के लिए चेष्टा भी करें। बिल्कुल सही है, हम इज्जत करते हैं इस बात की, हम सुप्रीम कोर्ट पे अपील करेंगे। और दूसरी बात देखिए, हर चीज में इन लोगों को आदत हो गई है। देवेंद्र फडणवीस से इतना डरते हैं ये लोग कि हर चीज में इनको आदत हो गई है। नहीं, संजय राउत तो खुलेआम बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का हाथ है, जो राणा दंपति हैं उन्हीं के इशारे पर कर रहे हैं, और ये बीजेपी कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार को कमजोर किया जाए किसी भी तरीके से। निकालें जिस तरीके की धारा लगा दी इस दंपत्ति पे, देवेंद्र फडणवीस जी पे लगा के दिखाएं, राज ठाकरे जी पे लगा के दिखाएं, बताएं। इनके पास तो पूरा कानून व्यवस्था है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, लगाए। क्यों नहीं कोई हासिल करते हैं सबूत? और अभी तक इतने 2.5 साल से है, क्यों नहीं एक कागज पत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ निकाल पाए? सिर्फ उनका नाम लेके रोते रहते हैं क्योंकि डरते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि चोर जहां होता है, चोरी जहां की होती है, चोर के दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन देवेंद्र फडणवीस मुंबई में भी नहीं थे, फिर कैसे ये बात कह रहे हैं? कोई भी हमारा बड़ा नेता मुंबई में नहीं था। और क्या वो सांसद इंडिपेंडेंट जीते हुए सांसद है, इंडिपेंडेंट जीते हुए विधायक है? क्या उनको हमको चांदी के चम्मच नहीं, इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता एक्टिव तो है ना, ये पूरे घटनाक्रम के बाद बयान हम तो दे रहे हैं हनुमान ना। के साथ खड़े हैं, हम राम के साथ खड़े हैं, हम ठीक है। हिंदुत्ववादी पार्टी है। जो व्यक्ति हनुमान का नाम लेगा, डॉक्टर वागीश भी मेरे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर वागीश, राज ठाकरे की सियासत चली नहीं, न जीत पाए, 1 सीट मुश्किल से जीती, तो ये मुद्दा अच्छा मिला। अल्टीमेटम के बाद देखिए क्या हुआ। तो क्या ऐसे इलेक्शन जीतेंगे राज ठाकरे? क्या ऐसे नंबर अपने बढ़वाएंगे? क्या ये चुनाव के चलते ये सब कुछ कर रहे हैं? हमने पहले भी कहा है कि इस मुद्दे का, इस आंदोलन का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि निकट भविष्य में महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव होने वाला नहीं है। फिलहाल ना तो महानगर पालिकाओं का चुनाव है, ना अभी विधानसभा का चुनाव है। चुनाव में बहुत सारा समय है।
ये लाउडस्पीकर के विरोध में किया गया आंदोलन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे जी ने जो आंदोलन शुरू किया था वो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में व्याप्त हो गया है। आज योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ये लागू कर दिया है, महाराष्ट्र की सरकार भी लागू करेगी, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का 18 जुलाई 2005 का आदेश है ये सभी सरकारों के लिए मैंडेटरी है, ये इच्छाओं पे नहीं छोड़ा है, मैंडेटरी है। लेकिन अब तक ये हुआ नहीं था। राज ठाकरे जी ने जब ये आंदोलन शुरू किया है तब सारी सरकारों के कान में ये सुनाई दिया है। धीरे धीरे करके इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया और हमें पूरा यकीन है कि राज ठाकरे जी की बात को माना जाएगा, क्योंकि ये राज ठाकरे जी की कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको पालन कराने की बात की जा रही है और हमने आंदोलन शुरू किया है। हनुमान चालीसा पर कार्रवाई होती है, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है, हम लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। इतनी डर गई है ये सरकार कि संभाजी नगर में हमारी सभा होनी है, महाराष्ट्र दिवस है 1 मई को, महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र में सभा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये सरकार किस दिशा में जा रही है? महाराष्ट्र दिवस सेलिब्रेट करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। इतनी डर गई है कि धारा 144 लगा दी है। फिर भी हमारे कार्यकर्ता सभा की तैयारी कर रहे हैं। राज ठाकरे जी ने आदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सभा करेंगे, चाहे माहौल खराब हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, लेकिन करके रहेंगे। किशोर जी से मैं जवाब लूंगी क्योंकि आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 1 मिनट रुकेगा क्योंकि राजीव राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, महाराष्ट्र पर भी उनकी नजर है, भले ही वो अयोध्या में है इस वक्त। तो राजीव, ये जो महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है, वागीश जी कह रहे हैं कि चुनाव के चलते ये कुछ भी नहीं है, उससे कुछ भी लेना देना ही है, हर कोई इनकार कर रहा है। तो ये जो सियासत अभी हो रही है महाराष्ट्र में, आप किस तरफ इसको ले जाना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं नजदीक में कोई इलेक्शन नहीं है, ये अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है एकदम। देखिए विपनेश, अभी जो एमएनसी के प्रवक्ता हमारे पैनल में है उन्होंने कहा कि राज ठाकरे संभाजी नगर जाने वाले हैं। औरंगाबाद को मैंने आपको पहले ही कहा कि बाला साहब ठाकरे ने संभाजी नगर, अब अगला मुद्दा जो राज ठाकरे उठाने वाले हैं वो औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर करने का, और वो उस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को अभी सफलता 2.5 सालों में नहीं मिली है। तो आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके का और लोकतांत्रिक तरीके से रखने की बात सबको है, उससे विवाद पैदा हो अलग बात है। लेकिन ये देश में कौन सी हालत है कि एक लोकसभा की सांसद मतलब जो सदन कानून बनाता है देश के लिए 2 सदन, उसके एक सदन की सांसद पर राजद्रोह का मुकदमा लगे। ये बात आप समझिए कि जो कानून बनाने वाला व्यक्ति है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल है, उसके ऊपर राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा लगे, ये बड़ी हैरत की बात है। लेकिन इन दिनों राजनीति इसी तरह की पूरे देश में हो रही है। आप देखिए जहाँ जहाँ नई नई सरकारें बनी हैं उन पर किन लोगों पर, जिन लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिया था या कोई बात की थी, वहाँ तुरंत FIR दर्ज हो रही है। तो नवनीत राणा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो लोकसभा की सांसद है और उनके खिलाफ एक राज्य सरकार जो कि विरोधी दल की है वो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाती है। दूसरी बात, ये नवनीत राणा NCP और कांग्रेस के निर्दलीय वो भले सांसद हैं, लेकिन उस चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि निर्दलीय NCP का सपोर्ट उन्हें मिला था। ये नवनीत राणा सांसद के तौर पर महंगाई के मुद्दे पर कि मुंबई में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अगर इस मुद्दे पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर का घेराव करने का ऐलान किया होता तो शायद मुंबई और महाराष्ट्र की जनता उनको दूसरी नज़रों से देखती। लेकिन चाहे मुंबई की बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, लेकिन नवनीत राणा ने ऐसे किसी मुद्दे को नहीं चुना जो इस तरह से उठाया जाना चाहिए था। उन्होंने भी जानबूझकर वही मुद्दा उठाया जिससे कि विवाद बड़ा हो, जिससे कि वो चर्चा में आए, जिससे कि उद्धव ठाकरे और BJP या राज ठाकरे जो आमने सामने की स्थिति आए। और उसमें आज नवनीत राणा और रवि राणा को पूरा देश जान गया है और उनको जेल भी भेजा गया है। मैंने पहले ही कहा कि एक लोकसभा सांसद के ऊपर अगर राजद्रोह का मुकदमा हो जाए, अगर माकूल सरकार ना हो, तो फिर इस देश में किसी के ऊपर कभी भी राजद्रोह का कोई भी सरकार मुकदमा लगा सकती है। और ये मैं मानता हूं कि ये वोटों की ताकत से तानाशाही का नजरिया पेश किया जाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर राजद्रोह के मुकदमे इस तरीके से लगाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए किस तरह की बातें राजनीति में हो रही हैं,
देवेंद्र फडणवीस और इसमें पता लगाया जाएगा कि कौन कौन साजिश का जिम्मेदार है। ऐसे मालूम होता है कि देवेंद्र फडणवीस कोई अपराधी या कोई उस तरह के आदमी है कि उनकी साजिश और क्या क्या था। अरे देवेंद्र फडणवीस इस देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो संवैधानिक पद पर रहे हैं। आपका राजनीतिक विरोध, हमारा राजनीतिक विरोध, किसी का राजनीतिक विरोध, उनका विरोध हुआ करे, किसी का किसी से लेकिन इस देश की संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं है, वो सबका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहे जाते थे देवेंद्र फडणवीस, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं कहे जाते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। जब वो पार्टी कार्यालय जाते हैं, पार्टी के चुनाव के लिए जाते हैं, तब वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, तो वो देश और प्रदेश के होते हैं। देवेंद्र फडणवीस कोई साजिश कर सकते हैं जिससे राजद्रोह का मुकदमा किसी पे लगाया जा सके, लेकिन ये सब सियासत है। मैंने पहले भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 बरस तक, वो माइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। कहाँ देश था, कहाँ मुंबई थी, कहाँ महाराष्ट्र था, कहाँ का वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भारत की राजनीति में, महाराष्ट्र के नेताओं ने भारत की राजनीति में क्या योगदान दिया है। और 5 बरस तक जो आदमी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करता रहा, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान चालीसा गा के सुना रहा है। राजनीति का स्तर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये दोनों केसेस में है। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ नवनीत राणा का देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उसी तरह मैं ये भी कह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा हनुमान चालीसा सुनाया जाना, राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है और चुनाव से पहले नेता उसको किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ये जनता बखूबी समझ रही होगी या समझेगी। नहीं, एजेंडा भी हाथ से नहीं फिसलना चाहिए ना राजीव। ये तो बीजेपी के नेता खुल्लम खुल्ला बोल रही, तो हमारा एजेंडा है, उनका नहीं है। ये हमने शुरुआत की थी। आती हूँ किशोर तिवारी जी, काफी देर से उंगली उठा रहे हैं, बोलिए जल्दी से सर। नहीं, राजू रंजन ने आती हूँ मैडम, आती हूँ श्वेता जी, रखी है कि राजनीति का जो स्तर है उस पर तो पुनरावलोकन होना चाहिए। देश के सामने जो आर्थिक विषय है, समस्याएं हैं, उस पर भी होना चाहिए। अब राजू का एक सवाल का जवाब दूंगा कि नवनीत राणा पर जो 124A लगा है, क्या ये वाजिब है या नहीं है। तो मुझे लगता है राजू रंजन जी, अगर आप सांसद है तो कल हाईकोर्ट ने कहा कि आप भी तो रिस्पॉन्सिबल बिहेव कीजिए। उनके मुंह से भद्दी गालियां निकलना, पुलिस महिला पुलिसों को गालियां देना, बाद में झूठी बातें करना, और मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरीके का स्तर उनका भी है तो पुलिस के पास जरूर कोई आधार होगा, नहीं तो हाईकोर्ट उसे नहीं तो शिवसेना के नेता इसमें पीछे हैं क्या? शिवसेना के नेता इसमें पीछे कहां से हैं? कार्यकर्ता नेता कोई पीछे नहीं है। बदजुबानी तो वो भी खूब कर रहे हैं, गाली गलौज तो वो भी खूब कर रहे हैं, तो अंतर कहां है? 1 मिनट देखो, जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने अपनी मर्जी से और नहीं पुलिस किया, ने सरकार के 100 दबाव लोगों में पे किया है। कार्रवाई भी की। किशोर जी, आपके दबाव में क्या है? नहीं किशोर तिवारी जी, ये तो डे 1 से आरोप लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के इशारे पर सब कुछ हुआ है। नहीं, पुलिस उनके इशारे पर काम कर रही है। नहीं, एक नेता ने, किशोर जी देखो कितने लोग बीच में बोल रहे हैं, कितने लोग बीच में बोल रहे हैं। एक आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, नहीं जाता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके एक नेता ने एक महिला को नोटी कह दिया, आपके एक नेता ने दूसरी महिला को यह कह दिया कि ज्यादा बोलोगी तो 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। तो आपको लगता है ये सब बदसलूकी नहीं है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में ये अलाउड है क्या? 1 मिनट में और क्या राजनीति में ये अलाउड है? मैं आपको किशोर जी कह रही हूँ, मैंने उद्धव जी कहा, मैंने कभी भी आपको किसी भी, आपने क्या कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस को देख लूंगा। अरे हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, हमारे आपके दोनों के। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप चाहे मुझसे अलग भी बोले, आप मुझसे अलग भी सोचे, लेकिन है तो आप हमारे भाई ना। जवाब तो दूंगा ना मैं। किशोर जी बोलिए। देखिए, मैं देवेंद्र फडणवीस के चारित्र पे कभी डाउट नहीं करूंगा, उनकी इंटीग्रिटी पे नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके के देवेंद्र फडणवीस अभी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बन जाए, और उसके लिए आपको लगता है किशोर जी, राज ठाकरे जी को ऐसा आपको लगता है किशोर जी? नवनीत राणा और रवि राणा इनको एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने 5 साल पूरा कंप्लीट किया। नहीं,
पर वो और इतने बुरे दिन किसी मैं के नहीं नहीं पुन्ना आए कि हम यही मैं किसी पुन्ना और के यही कंधे बोले पर रखकर और बंदूक आए नहीं तो वो चलाएं। भी हमारी ठीक है। पार्टी अभी भी एक नंबर बागी जी आती हूँ आपके पास, एक मिनट रुकिए। हमारे पास है। तले से जमीन अरे खिसक रही बात ही है नहीं करने देते। और किसी बात ही सरकार नहीं इसमें करने डरी देते। हुई है। अरे भाई हम किसी को डरते नहीं और सरकार वरकार डरी नहीं है। हम जनता में जाएंगे गलत जो बात फैसला करेंगे हमने तो लिया कैसे था करने देंगे? कि कांग्रेस आप सही बात राष्ट्रवादी के किशोर साथ तिवारी आप जी, जाने दिखाइए किशोर ना तिवारी जी, तो कि ऐसे ही क्या हर उद्धव जी किसी की पे सरकार राजद्रोह का ने मामला गलत दर्ज किया हो है, जाएगा कहिए क्या? ना। राजद्रोह आप समझ क्या कहने में रखा है? डरते क्यों हैं? मतलब आप ठीक कहिए है, ना, पुलिस कि अपना गलत काम तरीके करती, से राजद्रोह एक का बात कही गई मुकदमा कि हनुमान लगाया, चालीसा आप कहिए पढ़ेंगे, ना। उसमें दंपति आप सही बाहर बात तक कीजिए नहीं ना, आया। हम आपके आपके साथ शिव सैनिक खड़े वहां पर चढ़कर बोले, आपके नेता देखिए किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर राज्य में कुछ हो रहा है, अगर ऐसे ही राजद्रोह के मामले दर्ज होते रहे तो फिर कैसे बात बनेगी आगे? आप देखिए ना, शांति व्यवस्था कायम करना भी तो आपका ही काम है ना, कि आपकी सरकार है। नहीं सरकार अपना काम लेकिन करेगी आपके नेता तो खुद और ऐसे शिवसैनिक बयान दे रहे हैं जो शिवसैनिक के बर्दाश्त भड़काने नहीं वाले करेंगे। हैं। नहीं शिवसैनिक ऐसा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि क्या उनके शिव श्रद्धा सैनिक स्थान माथे राज्य सिर के पे कानून से ऊपर है, देश के कानून से ऊपर है? शिव सैनिक कोई देश भी के नुक्कड़ कानून का से नेता आ ऊपर है, जाए। संविधान से ऊपर है क्या? आपका नहीं। ठीक है बागी जी, एक मिनट रुकिए। बागी जी आप अपना पॉइंट रखिए, अपना पॉइंट रखिए। देखिए, असल मुद्दों से भटकाकर ये एक मुद्दा बना लिया है हिंदुत्व का, कि ये हिंदुत्व हमारा है और हम हिंदुत्ववादी हैं, मजबूत हिंदुत्ववादी हैं। राज ठाकरे बाकी मुद्दों को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरे? आप बताइए ना मुझे, यही मुद्दा उनको क्यों नजर आया जिसने पूरे महाराष्ट्र में माहौल खराब करके रख दिया? राज ठाकरे खुद ही अभी मानसिक रुकिए, बागी जी से जवाब लेने दीजिए, एक मिनट रुकिए। किशोर जी, बागी जी बताइए मुझे, और मुद्दे क्यों नहीं उठाए? क्या महंगाई नजर नहीं आई? कोरोना से प्रॉब्लम जो है वो नजर नहीं आई? बेरोजगारी नजर नहीं आई? क्या कोल की जो कमी है वो नजर नहीं आई? ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए? अरे टमाटर के मुद्दे पे कोई तो आए ना, टमाटर के मुद्दे पे कोई तो बात करे, नींबू के मुद्दे पे कोई तो बात करे। राज ठाकरे जी ने एक मुद्दा उठाया, उसको शॉर्ट आउट होने दीजिए, हम दूसरे मुद्दों को भी शॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, इससे आपकी सियासत चमकेगी, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। प्रभाकर मिश्रा राइट, उसमें कितना देर लगेगी? नहीं, अगर सरकार चाहती, वो मुद्दे आप उठाते तो बात नहीं बनती। आपको पता है कि देश में ये मुद्दा उठाया जाएगा तो इसमें चमकेंगे। आप देखिए, राज ठाकरे की देश भर में चर्चा हो रही है, यही तो वो चाहते थे, इसमें कामयाब आप हुए। सामने है। ठीक है, प्रभाकर मिश्रा आपके पास आ रही हूँ। प्रभाकर मिश्रा, जो राजीव रंजन कह रहे थे कि मुद्दे उठाते हैं, सांसद हैं नवनीत राणा और वहां बैठती हैं जहां से कानून बनता है, और उन पर राजद्रोह का केस दर्ज हो गया है। क्या राजद्रोह का मामला ऐसे ही किसी पर दर्ज कर लिया जाएगा क्या, बिना इन्वेस्टिगेशन के? जाइए और राजद्रोह का केस दर्ज कर दीजिए। सब लोगों पे रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। विपनेश राजीव रंजन ने जो बात कही कि उनको आश्चर्य हुआ, मुझे भी आश्चर्य हुआ, देश के लोगों को आश्चर्य होगा कि एक सांसद के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। जो सांसद की जिम्मेवारी, जो सांसद कानून बनाने में जिसका योगदान होता है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और दर्शकों के मन में, देशवासियों के मन में एक सवाल और होगा कि क्या वो सांसद, क्या वो विधायिका का वो सदस्य जो खुद कानून बनाता है, जिसे कानून की समझ बाकी देश के लोगों से ज्यादा हो, वो खुद कानून को अपने हाथ लेने की बात करता हो, खुद कानून को चुनौती देता हो, खुद कानून के किसी कानून के खिलाफ सड़कों पर आता हो, बहुत अच्छा, ये लोगों को बेचैन करेगा। और ये बेचैन करता है। ये सहूलियत से, ये सुविधा से हम कभी सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देंगे, कभी संविधान की दुहाई देंगे। मुझे एक ही बात याद है विपनेश, कि हमारे ही कार्यक्रम में एक पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, जब बुलडोजर का विवाद चल रहा था, तो एक प्रवक्ता ने कहा कि बुलडोजर संविधान का प्रतीक हो गया है। शर्म आती है। और मैंने तब कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी समाधि में सिसक रहे होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि किसी ने तुलना यह की होगी कि संविधान का प्रतीक हो गया है बुलडोजर। तो अपनी सुविधा से संविधान को मानना, अपनी सुविधा से सुप्रीम कोर्ट को मानना, अपनी सुविधा से लोकसभा को मानना, ये मुझे लगता है यही सियासत है। और दुनिया देख रही है, विदेश, हमारे देश के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार हो चुके हैं। ये पुराना भारत नहीं है, एक एक चीजें समझ रहे हैं। दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ से गलती है। इंद्रजीत, ये जो एप्लीकेशन दायर की गई है सेशंस कोर्ट में, इस पर क्या अपडेट है आपके पास राणा दंपत्ति की तरफ से?
जी बिल्कुल, इस पर कुछ देर बाद ही सुनवाई होगी, क्योंकि दोनों एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, इसलिए अर्जेंट बेसिस पर इस पर सुनवाई होगी। कल एक्सेप्ट कर लिया था कोर्ट ने, और आज जो निचली अदालत है, जो मजिस्ट्रेट अदालत है, उसमें जो इनकी जमानत याचिका पेंडिंग है उसको वो विड्रॉ करेंगे, और इसके बाद ही उनको कोर्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया थोड़ी देर में हो जाएगी। और ठीक है, इसके बाद नजर इंद्रजीत सिंह बनाए रखिएगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। ब्रेकिंग विद एजेंडा की चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि राजनेता किस तरीके से रास्ता बनाते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो मुद्दे राज्य में, देश में माहौल क्यों ना खराब कर दें। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।